5 फरवरी 2003 बिहार के पीएमसीएच में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भरत सिंह हॉस्पिटल से निकलते हैं। उनका घर पास के ही हॉस्पिटल कैंपस में था। आधे रास्ते पहुंचे ही होंगे कि एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और ये लोग डॉक्टर भरत को किडनैप कर लेते हैं। डॉक्टर भरत कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें उनकी किडनैपिंग के बारे में बता दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर के चेहरे को फिल्मी अंदाज में काले कपड़े से ढक दिया जाता है। उधर गाड़ी किडनैपर्स के ठिकाने पहुंची ही होगी कि डॉक्टर भरत की किडनैपिंग की खबर से पूरे पीएमसीएच में हल्ला मच जाता है। लोग भागे दौड़े पुलिस के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। 5 फरवरी की रात कटी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही 6 फरवरी का दिन भी बीत गया। किडनैपिंग हुए 48 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन डॉक्टर भरत की कोई खोज खबर नहीं थी। उधर पीएमसीएच के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। विपक्ष में बैठे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के नेताओं ने बिहार बंद का आह्वान कर सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया। सब कुछ हो रहा था, लेकिन डॉक्टर भरत का सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर में एक अणे मार्ग पटना के एड्रेस पर एक फोन जाता है। ये बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवाज था और यहाँ बैठी थी राबड़ी देवी। लेकिन ये फोन राबड़ी देवी को नहीं, बल्कि उस शख्स को गया था जो उस जमाने में बिहार की राजनीति को अपनी धोती के कोर में बांध कर चलता था। नाम लालू प्रसाद यादव। लालू यादव को बताया गया कि डॉक्टर भरत की किडनैपिंग बिहार की सियासत में बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। 2 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। लालू ने सबकी सुनी और फिर एक फोन घुमाया। लालू ने किसे फोन किया था, फोन पर क्या बात हुई थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इसका असर ये हुआ कि 7 फरवरी की रात 11 बजे किडनैपर्स डॉक्टर भरत को फतुआ गया रोड पर सही सलामत छोड़ जाते हैं। डॉक्टर भरत की किडनैपिंग बिहार की उस कुख्यात इंडस्ट्री का प्रोडक्ट था जो नए सिरे से सुर्खियों में है। लालू के साले सुभाष यादव ने एक बयान दिया, जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है। सुभाष यादव ने लालू यादव को लेकर बयान दिया है कि 90 के दशक में बिहार में जितने भी अपहरण होते थे, उसमें खुद सीएम हाउस शामिल रहता था। किडनैपिंग के सभी मामलों का सेटलमेंट सीएम हाउस से ही होता था, जिसके बाद फिर से वो जिन बोतल से बाहर आ गया है जिसने कभी लालू यादव की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था, यानी जंगल राज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। और ये किस्सा है बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री का, जिसने बिहार को जंगल राज की तरफ धकेल दिया। इस एपिसोड में हम खोलेंगे किडनैपिंग इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कई राज। किस्से की शुरुआत करते हैं सुभाष यादव के ही बयान से, जो कभी आरजेडी के नेता रह चुके हैं। सुभाष यादव ने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी राज में किडनैपिंग के केस में खुद सीएम हाउस से फोन जाया करता था। सुभाष यादव अपने इस आरोप को पुख्ता करने के लिए एक घटना का भी जिक्र करते हैं। सुभाष ने दावा किया कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के भाई जवाहर गोयल के रिश्तेदार का पूर्णिया में अपहरण हुआ था। इस अपहरण का इल्जाम जाकिर हुसैन पर लगा। सुभाष बताते हैं कि किडनैप किए गए शख्स को छोड़ने के लिए जाकिर हुसैन के पास शहाबुद्दीन, प्रेमचंद गुप्ता और लालू यादव तक का फोन गया, लेकिन ये अपहरण किसी दूसरे शख्स ने किया था जो कि सहरसा का रहने वाला था। सुभाष इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें सब पता था। ये सारा मामला प्रेमचंद गुप्ता और लालू यादव ने निपटवाया। दिल्ली में 6 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई, जिसके बाद उस आदमी को छोड़ दिया गया। सुभाष यादव का बयान लालू यादव पर लगने वाले उन आरोपों को एक मजबूत जमीन मुहैया कराता है, जिसमें कहा जाता है कि बिहार में चलने वाली किडनैपिंग इंडस्ट्री सत्ता की शह पर फली फूली। हालांकि सुभाष के बयान को उनके परिचय के लिहाज से भी देखा जा सकता है। सुभाष यादव राबड़ी देवी के सगे भाई हैं और लालू यादव के साले। जिस दौर की कहानी हम सुना रहे हैं, उस दौर में लालू यादव के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे S1 और S2।
S1 यानी साधु यादव और S2 का मतलब सुभाष यादव। यादव बंधु लालू यादव की दो ऐसी लाठी थी जिनके बूते बिहार की सत्ता को हाँकने का काम चलता था। लालू यादव की राजनीति और बाहुबल की आजमाइश के ये दोनों सबसे अहम पिलर थे। आज इन्हीं दो में से एक पिलर ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें सिर्फ एक बयान से बढ़ा दी हैं, क्योंकि सुभाष ने लालू परिवार की उस छवि की ओर एक ठोस इशारा कर दिया है जिससे बाहर निकलने की जुगत में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। लेकिन सुभाष के बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री का चेयरमैन बनाकर पेश कर दिया है और लालू परिवार जानता है कि इसका असर क्या हो सकता है। जाने भी कैसे नहीं, भले ही 2004 और 2025 के बीच 2 दशक का अंतर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अब तक नहीं भूल पाए होंगे कि कैसे किडनैपिंग के ही मामलों पर 2005 में ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ था कि उनके 15 साल के शासन की जमीन हिल गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चर्चित किडनैपिंग को लेकर लालू प्रसाद पर भागलपुर में भरे मंच से ऐसा हमला बोला जिसने लालू की सत्ता को उखाड़ फेंका। तारीख 19 जनवरी 2005। लोगों की देह पर शॉल स्वेटर का बोझ कुछ कम होने लगा था। राजधानी पटना के पटेल नगर इलाके में 15 साल का एक बच्चा अपनी पीठ पर बस्ता लादे घर से निकला। बच्चे का नाम था किसले। वो डीपीएस का स्टूडेंट था। किसले अपनी स्कूल बस में चढ़ने के लिए घर से कुछ दूरी पर जा रहा था, लेकिन स्कूल बस से पहले किसले को किसी दूसरी गाड़ी ने अपनी सवारी बना लिया। स्कूल बस अपनी तय जगह पर पहुंची, लेकिन किसले नहीं पहुंचा। इंतजार करने के बाद जब बस कंडक्टर किसले के घर गया, तब पता चला कि बच्चा तो निकल गया था। घंटे 2 घंटे की खोजबीन के बाद सबको समझ आ गया कि किसले को किडनैप कर लिया गया है। घर पर कोहराम मच गया। पुलिस तक अर्जी पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। हफ्ते भर बीत गए, किसले का कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया। चुनाव का माहौल था। सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। भाजपा के बड़े नेता और 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी उस वक्त बिहार में डेरा डाले हुए थे। किसले की किडनैपिंग के 8वें दिन यानी 27 जनवरी को वाजपेयी का काफिला पटना से करीब 225 किलोमीटर दूर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचा। रास्ते में वाजपेयी अखबार पढ़ रहे थे। अखबार किसले के अगवा किए जाने की खबरों से भरे पड़े थे। वाजपेयी मंच पर भाषण देने चढ़े। दोनों हाथ फैलाए और रूंधी हुई आवाज में बोले, कहां है मेरा किसले, मुझे मेरा किसले लौटा दो। 9 शब्दों से बनी 2 लाइनें। इन 2 लाइनों ने बिहार की राजनीति और पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। उन दिनों पटना एसएसपी हुआ करते थे NH खान। खान कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यह मुद्दा उठा दिया तो पुलिस और पूरी बिहार सरकार के लिए किसले को किडनैपर से छुड़ाना एक चुनौती बन गया। उनके भाषण के 10 दिनों बाद ही किसले को समस्तीपुर के एक गांव से सुरक्षित बचाकर लाया गया। बाद में 3 किडनैपर्स पटना पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारे गए। लेकिन वाजपेयी के बयान का असल मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था, और ये मकसद था बिहार की सत्ता से लालू प्रसाद यादव की छुट्टी। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। 243 सीटों की विधानसभा में आरजेडी को 75, जेडीयू को 55, बीजेपी को 37 सीटें मिली। कांग्रेस महज 10 सीटों पर सिमट गई। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जरूरी थी, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं थी, जिसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 2005 के ही अक्टूबर-नवंबर में दोबारा चुनाव कराए गए। इस बार जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी के खाते में 54 सीटें थी और कांग्रेस को मिली महज 9 सीटें। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और इस तरह नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब जाकर वाजपेयी के बयान का मकसद पूरा हुआ। यह लालू प्रसाद यादव के 1.5 दशक के शासनकाल का अंत था।
1990 का साल था जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। 1997 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद चारा घोटाला के चलते कुर्सी उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने संभाली। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहीं। इस बीच 3 मौके ऐसे रहे जब बिहार की सत्ता में लालू काबिज नहीं थे, और ये वो मौके थे जब बिहार में किसी न किसी कारण की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। लेकिन इन 3 मौकों में से एक मौका वो भी था जब 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं होने की वजह से महज 7 दिनों बाद ही 10 मार्च को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सत्ता फिर से लालू की पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में आ गई। 15 साल की सत्ता और सत्ता के माथे पर जंगल राज का दाग। कहा गया कि बिहार में अपराध इस लेवल पर पहुंच गया, बाहुबलियों के हाथ इतने मजबूत हो गए कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं गया, एक भी इंडस्ट्री अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई। लेकिन एक इंडस्ट्री इसी दौर में चमक उठी और वो थी किडनैपिंग इंडस्ट्री। तब के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। 1994 से 2000 के बीच 20 से अधिक जातिगत हत्याओं में 50 माओवादी सहित 337 हत्याएं हुई, जबकि 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 अपहरण की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 411 अकेले 2004 में हुई। ये सभी 411 किडनैपिंग्स फिरौती के लिए ही की गई थी। जैसा कि जवाहर गोयल वाले मामले में हुआ था कि किडनैपिंग हुई और फिर 6 करोड़ रुपए की फिरौती मिलने पर ही किडनैप किए गए शख्स को छोड़ा गया था। किडनैपिंग इंडस्ट्री को लेकर 2011 से 2014 के बीच बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद ने 2021 में फेसबुक पर अपना अनुभव शेयर किया था। अभयानंद ने अपनी पोस्ट में लिखा, अपहरण की मानो बरसात हो रही थी। हर दिन एक अपहरण हो ही जाता था, कभी किसी स्कूल टीचर का, तो कभी किसी छोटे व्यवसायी का, तो कभी किसी किसान का। मैं 1992 से 93 के दौरान पुलिस अधीक्षक बेतिया के रूप में पदस्थापित था। अपहरण का मानो एक उद्योग था, कुटीर उद्योग, और मैं उस समस्या से जूझ रहा था। लाइव सिटी नाम के YouTube चैनल पर पत्रकार ज्ञानेश्वर से बातचीत में अभयानंद बताते हैं, बेतिया किडनैपिंग का केंद्र हुआ करता था। बेतिया में मुझे समझ आया कि ज्यादातर किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं होती थी, बल्कि आतंक पैदा करने के लिए की जाती थी, ताकि दूसरी तरह के अवैध कामों पर कोई आवाज ना उठाए। 90 के उस दौर में धड़ल्ले से किडनैपिंग हो रही थी। एक रोजी रोटी चलाने भर की कमाई वाले टीचर से लेकर ठीक ठाक कमाई करने वाले डॉक्टर्स तक किडनैपर्स के हत्थे चढ़े। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि किडनैपिंग के बाद 35,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की फिरौती मांगी जाती थी। किडनैप किए गए शख्स की आर्थिक स्थिति के हिसाब से फिरौती का रेट तय होता था, यानी यथाशक्ति तथा फिरौती। इसे सासाराम की एक घटना से समझा जा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के आखिरी महीने में सासाराम रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर राजगृह चौधरी को किडनैप कर लिया गया। राजगृह एक दिन अपने ट्रैक्टर पर बांस लाने के लिए पास के गांव जा रहे थे, तभी पुलिस की वर्दी पहने एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। किडनैपर्स उन्हें अपने ठिकाने पर ले गए और रेलवे अधिकारियों को एक लेटर भेजकर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। 17 दिनों तक किडनैपर्स राजगृह को लेकर अलग अलग ठिकानों पर ले जाते रहे और अंत में परिवार से जब 35,000 रुपए की फिरौती मिली तो उन्हें छोड़ा गया। उस वक्त राह चलते स्कूल टीचर से लेकर मजदूरों तक की किडनैपिंग होने लगी थी। ये सब जब हो रहा था तब अभयानंद पुलिस सर्विस में थे और उसी अनुभव से वो किडनैपिंग के कुटीर उद्योग की बात करते हैं। किडनैपिंग, छिनैती, डकैती, मर्डर जैसे अपराध बिहार में लोगों को सामान्य लगने लगे थे और इसी का नतीजा था कि अगस्त 1997 में एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की क्लास लगाते हुए कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत है कि यहां जंगल राज पैदा हो गया है और तभी से लालू राज के साथ जंगल राज टर्म चस्पा हो गई।
किडनैपिंग इंडस्ट्री की ही देन थी कि बिहार में दूसरे उद्योग कभी पैर नहीं पसार पाए। दूसरी इंडस्ट्री तो छोड़िए, लोग नौकरी पेशा मिलने पर किसी को बताते तक नहीं थे। पड़ोसी समझाया करते थे कि नौकरी का हल्ला मत करो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। छोटे छोटे दुकानदारों पर फिरौती देने और किडनैपिंग का संकट बना रहता था और इसी की देन थी कि बिजनेस करने वाले लोगों ने बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। इंडिया टुडे में छपी 1998 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पटना के कंकरबाग में विजय कुमार नाम के एक शख्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। विजय ने इस दुकान को चलाने के लिए 6 बॉडीगार्ड्स रखे थे। इनमें से 2 बंदूक लेकर पहरा देते थे क्योंकि विजय से लगातार 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। उन्हें डर था कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो किसी भी दिन उन्हें किडनैप कर लिया जाएगा। इसी डर की वजह से व्यवसाय करने वाले बिहार छोड़कर गुजरात और अन्य राज्यों में पलायन कर गए। 1998 में बिहार के मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मोहनका का बयान मिलता है कि 1990 से 98 के बीच करीब 10,000 मारवाड़ी परिवार बिहार में या तो अपना कारोबार बंद कर चुके थे या बंद करने वाले थे। मुजफ्फरपुर के 1100 कपड़ा व्यापारियों में से करीब 50% व्यापारी सूरत, मुंबई या अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। ये आंकड़े 90 के दशक में बिहार का माहौल समझाने के लिए काफी हैं। अब जरा बिहार में कुछ चर्चित किडनैपिंग और उसके इर्द गिर्द बुने गए माहौल पर भी एक नजर मार लेते हैं ताकि किडनैपिंग इंडस्ट्री के तहखाने में थोड़ी और रोशनी डाली जा सके। साल 1997 गया के नामी सर्जन और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित SNR के IPS दामाद ने उन्हें एक नई मारुति एस्टीम कार तोहफे में दी। डॉक्टर साहब बहुत खुश थे। ये वक्त ऐसा था कि किसी के घर नई साइकिल भी आ जाए तो पूरे इलाके में शोर मच जाया करता था। खैर, ये तो नई कार थी तो ये शोर जिला जवार से निकलकर पटना तक जा पहुंचा। 3 दिन बाद लालू यादव की पार्टी के एक विधायक डॉक्टर आर्य के घर पहुंचे। डॉक्टर साहब को लगा कि कुछ इलाज वगैरह की बातें करने आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। विधायक ने बताया कि आपकी नई कार की बहुत चर्चा है, मैं एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहता हूं। कार की चाबी मिली और विधायक गाड़ी लेकर चल पड़े। डॉक्टर आर्य इंतजार करते रहे लेकिन विधायक लौटे नहीं। पूरे दिन राह देखने के बाद उन्होंने अपने SP दामाद को फोन घुमाया और हाले कार सुना दिया। पुलिस के घर का मामला था तो पुलिस विभाग टाइट हो गया, लेकिन जब कार गया में थी ही नहीं तो मिलती कैसे। 10 दिन बाद विधायक डॉक्टर साहब के घर आए और बोले, मैंने तो थोड़ी दूर चलाने के बाद एक ड्राइवर को तेल डलवाने के लिए भेज दिया, लेकिन वो कार लेकर फरार हो गया। ये कहानी सुनते ही डॉक्टर SNR के माथे पर बल पड़ गया। दिन ढला तो पटना के रहने वाले एक डॉक्टर दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि भाई साहब लालू यादव से मिलिए, शायद कुछ बात बन जाए। बात मानकर SNR पटना के एक अणे मार्ग पहुंचे। जैसे ही वो गेट से अंदर घुसे, चमचमाती मारुति मुख्यमंत्री आवास पर खड़ी दिखी। दौड़े भागे SNR लालू के पास गए और सारी बात कह सुनाई। सुनकर लालू बोले, अरे हमरा आदमी को गाड़ी पसंद आया तो ले आया यहाँ, हमरा आदमी को कुछ पैसे दे दो और गाड़ी ले जाओ। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ पैसा 3 लाख रुपए थे। 26 दिसंबर 2002 हिंदुस्तान टाइम्स के कैमरामैन अशोक कर्ण को नालंदा जिले के बेले से किडनैप कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक जमीन की खरीद बेच को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अशोक की किडनैपिंग हुई। किडनैपिंग इंडस्ट्री के हाथ पत्रकारों की उस जमात तक पहुंच गए जो इस इंडस्ट्री की खबरें छापकर सवाल उठा रहे थे। नालंदा से लेकर पटना तक के पत्रकारों की भीड़ एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंच गई। लालू यादव आवास से निकले और पत्रकारों के सामने आए। पहले तो उन्होंने कहा कि पुलिस खोजेगी, लेकिन जब पत्रकार इतने भर से नहीं माने तब लालू यादव ने आश्वासन दिया कि घर जाओ, 2 घंटे में तुम्हारा फोटोग्राफर घर आ जाएगा। और ठीक उसी शाम अशोक कर्ण किडनैपर्स के चंगुल से छूट गए। 28 दिसंबर को नालंदा के DM हुकुम सिंह मीना अशोक कर्ण को लेकर CM राबड़ी देवी के सामने पहुंचे।
2003 का साल था। आईआईटी कानपुर से पढ़े 31 साल के सिविल इंजीनियर सत्येंद्र दुबे को झारखंड के कोडराम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया। सत्येंद्र जब कोडराम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट में घपला किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिख दी। पीएमओ ने उस चिट्ठी को नीचे के प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि सत्येंद्र का नाम सामने आ जाने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, जो कि तय बात थी और हुआ भी ऐसा ही। 27 नवंबर 2003 को गया सर्किट हाउस के सामने सत्येंद्र दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच में पता चला कि उस रात आरोपियों ने दुबे से लूटपाट की कोशिश की और फिर कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन बताया जाता है कि आरोपी सत्येंद्र दुबे को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 मामले बताते हैं कि बिहार में चल रही किडनैपिंग इंडस्ट्री किसकी शय पर फल फूल रही थी। ये केस बताते हैं कि ज्यादातर किडनैपिंग या अन्य मामलों में तत्कालीन सत्ता और सत्ता की लाठी जिसके हाथ में थी उसकी भूमिका कैसी थी। 2005 में आई प्रकाश झा की फिल्म अपहरण बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री के ही चाल चलन को पर्दे पर उतारती है। अपहरण फिल्म दिखाती है कि कैसे बिहार के नेताओं और किडनैपर्स का एक नेक्सस डेवलप हुआ और ये कैसे फंक्शन करता है। एक यूनिवर्सल सवाल उठता है कि आखिर ये नेक्सस बनता ही क्यों है। कानून बनाने वालों को कानून को अपने जूतों तले रौंदने वालों की जरूरत क्यों है। एक जवाब तो मिलन वैष्णव की किताब व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स में मिलता है। मिलन अपनी किताब में लिखते हैं, एक बड़ी वजह पैसा है, जिसके चलते राजनीतिक दल संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। जिस तरह देश की आबादी बढ़ी है, वैसे ही चुनाव में खर्च भी बढ़ा है। राजनीति में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में पार्टियों और नेताओं को अपने चुनाव प्रचार के लिए पैसों की जरूरत होती है। नेताओं को फंड मुहैया कराते कराते कुछ आपराधिक बैकग्राउंड के लोग पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और उन सदनों में पहुंच जाते हैं जहां कानून बनाए जाते हैं। बिहार की राजनीति में तो ऐसे नामों की भरमार है और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी तो अपनी इसी छवि से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी और राज्यसभा सांसद रहे सुभाष यादव लालू परिवार से नाता खत्म करने के बाद अब जब उस किडनैपिंग इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहे हैं तो एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठते रहे हैं कि उस इंडस्ट्री की एक लगाम सुभाष और साधु यादव के ही हाथ में हुआ करती थी। पटना के पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है कि सुभाष यादव अपने बेटे रणधीर कुमार यादव को चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को घेरकर एनडीए के लिए माहौल तैयार करने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज जिसे नकारा नहीं जा सकता वो है बिहार का जंगल राज। तो ये थी बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री और बिहार के जंगल राज की पूरी कहानी। ये कहानी लिखी थी मेरे साथी आकाश कुमार ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।